नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से यह खबर, कोरोना संक्रमण काल के बीच होने वाली बकरीद पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस आदेश के मुताबिक सामूहिक नमाज अदा करने पर रोक जारी रहेगी। जुलूस और सामाजिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। आपको बता दें, 1 अगस्त को देश भर में बकरीद मनाई जानी है और इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इससे पहले लगातार मुस्लिम संगठनों की ओर से और धार्मिक गुरुओं की ओर से यह मांग की जा रही थी कि अब मस्जिद खोल दी जानी चाहिए, लेकिन अब गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जारी की है उसके मुताबिक मस्जिदें नहीं खुलेंगी। सामूहिक तौर पर नमाज पर पाबंदी अब भी रहेगी। साथ ही जुलूस और सामाजिक कार्यक्रम पर भी पाबंदी रहेगी। तो जो मांग की गई थी दारुल उलूम की ओर से और दूसरे मुस्लिम धार्मिक गुरुओं की ओर से भी मांग की गई थी कि अब नमाज के लिए मस्जिदें खोल दी जानी चाहिए और यहां तक भी दलील दी जा रही थी कि अगर मिलकर नमाज करेंगे तो कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी भारत को, विश्व को। लेकिन अब गाइडलाइंस सामने आ चुकी हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक मस्जिदें बंद रहेंगी। अनामिका हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, गाइडलाइंस में कौन कौन सी मुख्य बातें? देखिए, खास तौर पे अगर मेनका बात की जाए बकरीद को लेकर गाइडलाइंस की, तो उसमें ये जिक्र किया गया है कि कोरोना को लेकर के, कोरोना को देखते हुए सामूहिक रूप से जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है या प्रोग्राम है बकरीद को लेकर या धार्मिक जुलूस है, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि खुले में नमाज यानी कि ओपन में नमाज पढ़ने को लेकर, सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की बात की गई है। इसके अलावा बकरीद का त्योहार है तो सोशल मीडिया पे खास नजर रहेगी पुलिस की। अगर कोई ऐसा है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वजह से पोस्ट करता है तो सोशल मीडिया पर पुलिस ज्यादा एहतियात बरतेगी। इसके अलावा 1 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार भी है और उसी दिन बकरीद का त्योहार भी है, तो 2 धर्मों के अलग अलग लोगों के त्योहार भी हैं। ऐसे में पुलिस के सामने तगड़ी चुनौती होगी दोनों ही त्योहारों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की। इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है। अनामिका, एक बात क्लियर कीजिएगा कि लोग ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि जब मंदिर खुले हैं तो फिर मस्जिद क्यों नहीं, और बहुत बड़ा त्योहार है उनका, और ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि कुछ सीमित संख्या में नमाज अदा कर सके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, या पूरी तरह से ही बंद रहेंगी मस्जिदें? देखिए, यहाँ पर ये जरूर देखा गया है कि जब भी ईद की नमाज या बकरीद की नमाज होती है तो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा न सिर्फ मस्जिद में बल्कि मस्जिद के बाहर भी या जहाँ पे लोगों को ओपन स्पेस मिलता है, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर लोग सड़क पर भी नमाज पढ़ते हैं, खुले में मैदान में नमाज पढ़ते हैं। तो इसको देखते हुए ये जरूर कहा गया है कि ऐसे सामूहिक नमाज से और धार्मिक कार्यक्रमों से बचने का प्रयास करें, धार्मिक जुलूस से बचने का प्रयास। जी बिल्कुल अनामिका, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं कि किस तरीके से नमाज अदा करनी है और सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। और भले ही गाइडलाइंस आ चुकी हैं, अब बातें साफ हो चुकी हैं कि क्या इजाजत है और क्या नहीं, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी विधायक संगीत सोम को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि संगीत सोम दूसरों को मीट नहीं खाने की नसीहत देते हैं, जबकि वो खुद मीट फैक्ट्री के फाउंडर डायरेक्टर हैं। दरअसल मंगलवार को संगीत सोम ने बकरीद पर आलू साग खाने की सलाह दी थी। फाउंडर डायरेक्टर हैं अल्दवा फूड प्रोसेसिंग कंपनी के, यानी मीट की कंपनी के। तो खुद तो मीट की कंपनी है, दूसरों को भी खिला रहे और हम पे ये कह रहे हैं कि साहब आलू खा के मना लो। अरे भाई, हम तो आप पर कभी हमने तो तंज किया नहीं, ये आपका काम है, जो करते हैं, हमें क्या मतलब है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार तो सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहां तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहां मस्जिद है, वहां क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मिस्टर रहमान को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी।
तो बर्क और संगीत सोम के बीच विवाद की शुरुआत बर्क के उसी मांग के साथ हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बकरीद के मौके पर मस्जिदों को खोल देना चाहिए, और वहां से जो बात शुरू हुई तो अब देखिए कहां तक बात पहुंच गई और आगे भी ये विवाद जारी रहेगा ऐसा लग रहा है। इधर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाली कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी का अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। साथ ही 2 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। वहीं सचिव स्तर पर अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान, यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता का नाम शामिल था। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर मथुरा कोर्ट ने राजा मानसिंह के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सभी 11 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल 1985 में राजा मानसिंह का एनकाउंटर हुआ था। इस फैसले पर अब परिजनों ने खुशी जाहिर की है। कल ही इस मामले में इन 11 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था और आज इनकी सजा का ऐलान, सभी को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये मामला राजस्थान का है लेकिन सुनवाई राजस्थान के बाहर हो रही थी और आज उम्र कैद की सजा का फैसला आ गया। इधर गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार विक्रम जोशी के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद परिजन और पत्रकार गम और गुस्से में हैं और परिजनों ने यशोदा हॉस्पिटल के बाहर ही धरना शुरू कर दिया है। लगातार परिजन जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी आए और उनसे बात करें, लेकिन प्रशासन का ये ढूल-मूल रवैया है कि यहाँ पर अभी तक जिलाधिकारी खुद नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अपने अधिकारियों को यहाँ भेजा जा रहा है, जिसको लेकर काफी रोष है पत्रकार जगत में भी, साथ ही जो परिजन हैं उनमें खासा गुस्सा है। और देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो पत्रकार जगत के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, और इन सभी का ये कहना है कि इंसाफ मिले विक्रम जोशी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, रोड पे रहते हैं, हमारे साथ भी कल कोई घटना घट सकती है, इसलिए पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो विक्रम जोशी जी के साथ हुआ है उसको, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी जो उनकी घरवाली है और बच्चों को 10th तक शिक्षा फ्री मिले, इसलिए ये मांग के लिए हम बैठे हुए हैं। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने तक पत्रकार का शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए कि आखिर छेड़खानी की शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी, चौकी इंचार्ज ने। परिजनों के गुस्से को देखते हुए डीएम और एसएसपी हॉस्पिटल पहुंचे और काफी देर तक परिजनों से मान मनोवल की गई, जिसके बाद पत्रकार की पत्नी को 10 लाख रुपए और नौकरी के साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया गया। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से, और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है मृतक की, उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए, तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा। कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके।
गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने भी नाराजगी जताई और आईजी मेरठ रेंज को तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा। दरअसल सोमवार की रात कुछ बदमाशों ने बेटियों के सामने ही पत्रकार को लाठी डंडों से पीटा और उसे गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले मुख्य आरोपी छोटू समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। अमित राणा, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। तो भले ही बवाल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक क्राइम प्रदेश में हो रहा है, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अब सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी ने सरकार का बचाव जरूर किया है। रहते उस शिकायत पे कार्रवाई करती होती तो बदमाश जेल के अंदर होते और विक्रम जोशी जी हमारे बीच में होते। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है रोमियो स्कर्ट, कहां चला गया जो महिला के सम्मान के लिए बनाया गया था? बड़ी बातें करती थी उत्तर प्रदेश की सरकार, रोमियो स्कर्ट गायब हो गया। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। ये मौत विक्रम जोशी जी की नहीं है, ये मौत उत्तर प्रदेश की सिस्टम की है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की मौत है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आज कोई किसी को भी ठोक जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर में रामराज की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ रावण राज चल रहा है, रावण राज। आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कड़ी चेतावनी दी गई है। विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जब दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे ही। एक ऐसा मामला, लड़की से छेड़खानी होती है और पुलिस के पास पत्रकार पहुंचता है शिकायत दर्ज कराने, शिकायत दर्ज नहीं होती है, लेकिन जो आरोपी वो पत्रकार पर ही जानलेवा हमला कर देते हैं। तो मामला गंभीर है, वाकई गंभीर। अगली खबर लखनऊ में, जहां पर लोक भवन के सामने आग लगाने वाली एक महिला की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। अमेठी की रहने वाली साफिया और उनकी बेटी ने जमीन विवाद में सुनवाई नहीं होने पर परेशान होकर लोक भवन के सामने आग लगा ली थी, जिनमें से साफिया नाम की महिला की सिविल अस्पताल में मौत हो गई। और इस मामले में भी पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ जरूर मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल पुलिस की कार्यशैली पर ही बार बार हर अपराध के बाद नजर आता है कि आखिर पुलिस उस वक्त पीड़ितों की मदद क्यों नहीं करती जब पीड़ित पहुंचते हैं पुलिस के सामने, पुलिस के पास। इधर उन्नाव के सदर कोतवाली के दही चौकी इलाके में 2 महिलाओं का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों के शव सड़ी हुई हालत में मिले हैं। एक साथ 2 महिलाओं के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। दोनों के शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल दोनों शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इधर मेरठ में डबल मर्डर के बाद सनसनी मच गई। आरोप है कि प्रेमी ने लिव इन में रह रही महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतारा और लाश को अपने घर के नीचे ही दबा दिया। पुलिस ने फर्श तोड़कर शव बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी है। थाना परतापुर क्षेत्र की ये वारदात है। उधर मैनपुरी के थाना बेवर इलाके में 2 पक्षों में फायरिंग हो गई और इस पैसे के लेन देन को लेकर विवाद मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो पैसों के लेन देन में यहां पर विवाद 2 गुटों के बीच, जिसमें फायरिंग भी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक हुई है। मैनपुरी के बेवर थाना इलाके का यह मसला है। 2 पक्ष जो एक दूसरे पर टूट पड़े और इस बीच एक इंसान, आप देख सकते हैं इस शख्स को, जो कि कट्टे से फायरिंग कर रहा है। इधर आगरा में मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान में विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, फायरिंग हुई है। 4 लोग घायल हो गए इस पूरे फसाद में। सभी घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की यह वारदात है।
और अब खबर हापुड़ से, जहां पर सिंभावली थाना क्षेत्र में सुनसान इलाके में कार के अंदर युवक का शव मिला है। ड्राइवर सीट पर उसकी लाश पड़ी थी, उसकी गर्दन सीट से बंधी थी और गर्दन पर धारदार हथियार से गला रेतने के निशान मिले। सुबह ग्रामीणों ने कार के अंदर लाश होने की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद एसपी घटनास्थल तक पहुंचे। युवक की पहचान ऋषभ तोमर के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद का रहने वाला था। वो कल रात से ही अपने घर से गायब था और गाजियाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली है। पुलिस युवक के दोस्तों पर शक जाहिर कर रही है। कार के अंदर शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। आशंका है कि शराब पीने के बाद दोस्तों के साथ किसी बात पर कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद इस वारदात को दोस्तों ने अंजाम दिया होगा। गाड़ी है सिल्वर कलर की, इसमें एक बॉडी मिली है। इस लड़के का नाम जब हमने छानबीन की तो पता चला इसका नाम ऋषभ तोमर है। ये गाजियाबाद का रहने वाला है। जो गाड़ी में प्रथम दृष्टया देख के ऐसा लग रहा है, जो क्राइम सीन है वहाँ पे शराब की बोतल। इधर ऑपरेशन क्लीन भी लगातार जारी है। बुधवार को यूपी के 5 इलाकों में मुठभेड़ हुई है और मेरठ में 25,000 का इनामी पकड़ा गया। तो ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, अमेठी, बागपत में भी मुठभेड़ हुई। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं मेरठ, बागपत, अमेठी, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, जहां पर कल रात एनकाउंटर और अलग अलग जगहों पर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। और बागपत में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश अतुल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया है, जो हत्या, लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांटेड था। मुठभेड़ सिंघावली अहीर थाना इलाके के जंगल में हुई है। उधर गौतम बुद्ध नगर में भी पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक गोली बदमाश को लगी, दूसरा फरार हो गया। उसके कब्जे से फोन, बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। थाना इकोटेक 3 पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया था, लेकिन ये रुके नहीं, पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर जवाबी फायरिंग की तो बदमाश आशु के पैर में गोली लगी है, वो घायल हो गया। घायल बदमाश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि फरार आरोपी की तलाश काफी देर तक की गई। सहारनपुर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। बेहट इलाके के पथोरी रोड पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस देर रात मुखबिर की सूचना पर बदमाशों का पीछा कर रही थी और उस दौरान बदमाशों ने घेराबंदी देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली बदमाश शुभम के पैर में लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुभम का दूसरा साथी हालांकि भागने में कामयाब रहा। तो एनकाउंटर की ये तस्वीर आप सहारनपुर से देख रहे हैं। एनकाउंटर की थोड़ी देर बाद की ही तस्वीर है। सर्च ऑपरेशन भी बेहट इलाके में काफी देर तक चलता रहा, उस बदमाश की तलाश जो कि इसके साथ था। अमेठी के जगदीशपुर इलाके के काटू नाला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, जिसमें 25,000 का एक इनामी बदमाश अनिल उर्फ विधायक पुलिस की गोली से घायल हुआ। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पकड़ा गया बदमाश बलिया का रहने वाला है, जो 2018 में एक हत्या के मामले में फरार हो गया था और तब से इसकी तलाश चल रही थी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को धमकी दी गई है। खबर है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। इस मामले की शिकायत साहिबाबाद पुलिस से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है। तो ट्वीट कर उन्होंने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से यह धमकी उन्हें मिली है, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज करा दी है। साहिबाबाद थाने में मामला उन्होंने दर्ज कराया है। तो कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, ये ट्वीट कर उन्होंने जानकारी भी दी। धमकियां मिल रही हैं लगातार, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज करा दी है साहिबाबाद थाने में। और ये भी खबर है कि शायद साउथ अफ्रीका से जो कॉल आई है वो साउथ अफ्रीका से है। की बात यह है कि धमकी एक नहीं दी जा रही है, रोज आ रही है। कोई कहता तुम्हें कुत्ते की तरह मार देंगे, कोई कहता तुम्हें गोलियों से उड़ा देंगे, कोई कहता तुम्हें बम से उड़ा देंगे, कोई कहता तुम्हें फूंक देंगे। भाई दोष क्या है हमारा? हमारा गुनाह क्या है? सरकार से अगर हम सवाल पूछते हैं तो ये गुनाह है?
क्या हम अपराधी हैं? लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कौन सी ताकतें हैं, इन्हें किसका संरक्षण है? शिकायत करते हैं तो उस पर FIR तक दर्ज नहीं होती है। कई शिकायतें हैं, FIR दर्ज नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई कि प्रियंका गांधी गुरुग्राम के सेक्टर 42 में शिफ्ट होंगी। सेक्टर 42 के DLF अरालिया में शिफ्ट होंगी प्रियंका गांधी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। दिल्ली का सरकारी बंगला उन्हें छोड़ना है, 1 अगस्त तक उन्हें यह बंगला छोड़ना है। और खबर यह आ रही है कि अब वो गुरुग्राम शिफ्ट होंगी। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी अब लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगी, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी और उसको वक्त देंगी। लखनऊ में भी उनके लिए एक आवास तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि गुरुग्राम के सेक्टर 42 में शिफ्ट होंगी। दिल्ली के लोधी एस्टेट से गुरुग्राम शिफ्ट होंगी प्रियंका गांधी। 1 अगस्त से उन्हें शिफ्ट होने की जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम की सबसे महंगी और हाई राइज बिल्डिंग में से एक है आलियाज बिल्डिंग, जिसमें वो शिफ्ट होंगी। बिल्डर की तरफ से 3 लेयर सुरक्षा की दी गई है इस पूरे इमारत को। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का अब नया पता गुरुग्राम के DLF में गोल्फ कोर्स रोड स्थित अरालियाज बिल्डिंग में होगा। प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा वापस लेने के बाद उन्हें 31 जुलाई तक अपना जो सरकारी बंगला है दिल्ली में उसे खाली करने का नोटिस दिया गया था। और उसके बाद से ये चर्चाएं थी कि प्रियंका गांधी लखनऊ में शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन अब सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी गुरुग्राम के अरालियाज बिल्डिंग में शिफ्ट होंगी। यहाँ पर उनका जो सामान है उसे शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जो सुरक्षा के लिहाज से जो जांच होनी थी वो जांच हो चुकी है। और अब हम कह सकते हैं कि 31 तारीख से पहले प्रियंका गांधी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो यही है कि प्रियंका गांधी कुछ महीनों के लिए ही गुरुग्राम में शिफ्ट होंगी और उसके बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगी। यानी कि राजनीति का केंद्र जो दिल्ली राजधानी है वहीं पर प्रियंका गांधी रहेंगी और वहीं से पूरे देश की राजनीति पर अपनी नजर रखेंगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि कुछ महीनों के लिए ही सही प्रियंका गांधी का जो नया पता है वो लोधी एस्टेट से बदलकर अब गुरुग्राम के अरालियाज बिल्डिंग का होने वाला है। और यहाँ पर जो सोसाइटी है इसे गुरुग्राम की सबसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बिल्डर के स्तर पर भी 3 टियर सिक्योरिटी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी होने के साथ साथ काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी सुरक्षित इस सोसाइटी को माना जाता है। तो फिलहाल लोधी स्टेट से बदलकर प्रियंका गांधी का नया पता गुरुग्राम के इसी DLF गोल्फ कोर्स की अरालियाज बिल्डिंग में होगा। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। चलिए बात कानपुर पुलिस की एक बार फिर करते हैं। वो पुलिस जो लगातार अपनी हरकतों से वर्दी की छवि को दागदार करती नजर आ रही है। ताजा मामला काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर चौकी का है। वर्दी गिरोह में मस्त दारोगा ने मास्क न लगाने पर एक युवक को डंडों से पीटा और जमकर गालियां दी। दिलचस्प बात यह कि बिना मास्क के युवक का चालान काटने की बात कहकर गाली गलौज करने वाला और मारपीट करने वाला दारोगा खुद भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं खुद इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, लेकिन मास्क न लगाने की वजह से ही एक लड़के के साथ बदसलूकी। बोले ना चालान बुक बिना मास्क लगाया मैंने। लॉकडाउन? हाँ मारिए सर, बिल्कुल मारिए। लॉकडाउन तो आप घूम रहे? मैं सामान लेने आया था, मुझे नहीं पता। लॉकडाउन क्यों नहीं तो मारेंगे सर, गलती हो गई, मैं माफी मांग। तुमको बंद करूंगा। तो जानते नहीं हो? नहीं सर, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, हम मास्क नहीं लगाए सर का, इसीलिए कहता हूँ बिना मास्क का ये चला। हाँ तो इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।